नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और आज के सेशन का पहला सवाल आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को डैश से जोड़ता है। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है, इसको कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे। ठीक है, लंबा रेलवे। कितनी लंबाई होगी इसकी? क्या लगता है आपको कितनी लंबाई होगी? बताइए आकाश जी। फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चे। चलो बताओ यहाँ पर इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? ये कितने किलोमीटर तक लंबा होगा? इसकी कुल लंबाई है कुल लंबाई अगर आप देखेंगे तो 9289 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि लगभग ये 9,500 किलोमीटर का लंबा रेलवे ट्रैक है। 9,500 का लंबा ट्रैक है। कहाँ से कहाँ तक चलता है? देखो, साइबेरिया, अगर आपको नाम पता होगा कि साइबेरिया क्षेत्र कहाँ है तो आप इससे गैस कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है। ये है रशिया में स्थित। ठीक है, ये कहाँ पर है? पहली चीज तो रशिया में। ठीक, रशिया में। आप सभी जानते हैं कि रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। मॉस्को के ही पास एक जगह है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। ये एक जगह है जहां से रेलवे शुरू होती है। रेल की यात्रा जो है ये कहां से शुरू होती है? सेंट पीटर्सबर्ग से। और फिर ये 9,279 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद कहां पहुंचती है? किसी दूसरे देश में पहुंच जाती है इतने लंबे किलोमीटर चले के बाद? नहीं, ये रशिया का ही जो दूसरा क्षेत्र है जिसे बोलते हैं व्लादिवोस्टॉक। क्या बोलते हैं? व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, ये जगह कहाँ है? यानी कि रशिया के पश्चिमी भाग को पूर्वी भाग से जोड़ने वाला एकमात्र रेलवे है। दुनिया का सबसे लंबा क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे तो कौन सा देश है? रशिया है ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबाई में फैला हुआ देश कौन सा है? वैसे भी क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया है। और इसी में एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, और यहाँ से लेकर व्लादिवोस्टॉक को आप देखोगे तो बिल्कुल पूर्वी भाग में चाइना के पास बिल्कुल झुका हुआ भाग है। अगर मैप उठा के देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, वहां तक जाती है। अब ये सोचो कि इतना लंबा ट्रैक है ना? और इतने लंबे ट्रैक की यात्रा कितने दिनों में होती होगी? कोई गैस कर सकता है? अंदाजा लगाओ कितने दिनों की यात्रा होगी। ये यात्रा कंप्लीट होती है 6 डेज में। 6 दिनों की ये यात्रा होती है। आप जानते होंगे 6 डेज की ये यात्रा होती है। 6 दिन लगते हैं एशिया के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग। अब सोचो कि कोई रशिया पर, अब देखो रशिया का अगर पूरा भौगोलिक क्षेत्र आप देखोगे तो ज्यादातर जनसंख्या इनकी पश्चिमी भाग में रहती है, जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है ना? रशिया का पश्चिमी भाग यूराल पर्वत के पश्चिम में जो स्थित है, रशिया का भाग वो किस में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। वहीं पर अधिकतम जनसंख्या है। मान लीजिए कि कल को भविष्य में यूरोप के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ या फिर यूएसए के साथ, किसी के साथ भी रशिया का युद्ध होता है तो क्या रशिया की पूरी भूमि को कब्जा सकता है? नहीं कब्जा सकता। जब तक वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तब तक हालत ही खराब हो जाएगी। और यहाँ पर ये साइबेरियन क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा ठंडा प्रदेश है। आंधी तूफान जो है, बर्फीले आंधी तूफान आते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, पूरे के पूरे जंगल हैं। सोचिए इतनी सारी बर्फ है, उसके बाद जंगल है। और ऐसे में ये ट्रैक बनाना अपने आप में ही काबिले तारीफ है। इसको 1816 में निर्माण किया गया था। ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा कि ये जो रेलवे है ये किसको कनेक्ट करता है। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे व्लादिवोस्टॉक बात हो रही है रशिया की, तो रशिया आप जानते हैं इस बार काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। यहाँ पर आप देखोगे रशिया की बात करें तो रशिया के शहर कजान में अभी हाल ही में ब्रिक्स समिट को होस्ट किया गया है। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? रशिया के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर
पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद बेगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था? बताइए। महमूद बेगड़ा, नाम देख लो, बेगड़ा। बेगड़ा का मतलब होता है दो साम्राज्यों पर अधिकार करने वाला। ठीक है, आपको बताना है ये कहाँ का है, जौनपुर, मालवा, गुजरात या फिर बंगाल। ये लंबे समय तक इसने शासन किया है, 43 ईयर्स तक। ठीक है, महमूद बेगड़ा। पहली चीज आपको बता दूं, महमूद बेगड़ा जो है इसका मूल नाम बहुत ही लंबा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी। इसको बोलते थे अब्दुल फतह नसरुद्दीन। अब्दुल फतह नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, शाह। ये अहमद शाह प्रथम का पोता था। ठीक है, ये कौन था? ये अहमद शाह प्रथम का पोता था। कौन? आपका ये बेगड़ा। ठीक है, कौन था? ये बेगड़ा। इसे कहाँ पर शासन किया है? इसने शासन किया है आपके गुजरात क्षेत्र में। ठीक है, कितने ईयर्स तक? 43 ईयर्स तक। ठीक है, कब से कब तक किया है? तो इसका शासन काल लिख लो यहाँ पर। इसने 1458 से लेकर 1511 तक, 1458 से लेकर 1511 तक जो है यहाँ पर शासन किया है। तो इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? कैंडेला है, स्टॉक है, वॉट्स है या पास्कल है? बताओ भाई, यहाँ पर आंसर क्या है? प्रियंका बताइए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गतिज श्यानता, काइनेटिक विस्कोसिटी। होता क्या है, जब किसी द्रव पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उस पर आंतरिक प्रतिरोध काम करता है। किसी भी द्रव पर जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसके आंतरिक भाग से क्या लगता है? प्रतिरोध होता है। उसी को जो कैलकुलेट करते हैं उसे ही हम गतिज श्यानता कहते हैं। ठीक है, गतिज श्यानता कहते हैं। यहाँ पर इसको अगर आप SI यूनिट में देखेंगे, SI यूनिट में, तो इसे मीटर स्क्वायर पर सेकंड कहा जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि इसकी जो CGS यूनिट है, ठीक है, CGS यूनिट जो है इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, और इसी को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। ठीक है, इसी को स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। आप कहोगे आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ लग रहे हैं। बोला था कि हम धीमे धीमे लेवल को और हाई करते हुए चलेंगे, जिससे कि सभी तरीके की क्वेश्चंस हम यहाँ पर कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है? स्टॉक हो जाएगा। क्लियर है? क्लास को शेयर कर दो जल्दी से सभी को, है ना? क्लास को सभी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक जो है ये हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? द डार्क कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर एशिया? बताइए, डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से क्लास शेयर करके बताओ कि यहाँ पर डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही लेके चलेंगे। हर तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगी, कभी इजी रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा, तब लेवल जो है सबको कवर करेंगे। इसीलिए रेगुलर क्लास में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है ना? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर। डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अब यहाँ पे डार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गोरे काले का रंग भेद पैदा करने वाले जो गोरे लोग थे, उनको लगता था कि वो गोरे हैं, है ना? अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाले लोग जो सांवले हैं, उनका स्किन कलर डार्क होता है, उनमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए उनका स्किन कलर डार्क होता है। तो उनको लगता है ये काले हैं और हम गोरे हैं। ठीक है, अपने जो महाद्वीप जहाँ पे वो रहते हैं उसको उन्होंने वाइट कॉन्टिनेंट कह दिया, और अफ्रीका महाद्वीप को इन्होंने क्या कहा? अफ्रीका महाद्वीप को इन्होंने डार्क कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया।
ठीक है। अब आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के लोग तो गए नहीं थे, ना तो वो यूएसए गए, ना वो कनाडा गए, ना वो यूरोप गए। आप देखिए कि यहाँ के लोग यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से लोग जो है अफ्रीका महाद्वीप में आए, रहने लगे और यहीं के लोगों पर अधिकार कर लिया और यहाँ के लोगों को दास बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहीं से शुरू होती है दास्ता की प्रथा, यानी कि गुलामी की प्रथा। तो यहाँ पे क्या किए जाते थे, पहले काले लोगों को गुलाम बनाया जाता था और गुलाम बनाने के बाद ये लोग अपने साथ यूरोप, अमेरिका, इन सभी देशों में लेकर जाते थे। अब हुआ क्या है, अगर आज की परिस्थिति आप देखेंगे तो जितने भी गोरे थे वो काले लोगों को क्या कर रहे थे, अपने साथ लेके गए और अपने यहाँ जो है जो भी घर का काम वाम करना है, उनकी सेवा वेवा करनी है, उसके लिए रख लिया और ये सालों साल चलती रही प्रथा। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इनके पूर्वज लेके गए थे गोरों के, अब धीमे धीमे इनकी पीढ़ी जो है बदल रही है। जो काले लोग थे, जो अफ्रीकी लोग थे, अब उनका भी वंश आगे बढ़ रहा है। तो जब उनका वंश वहीं रहने लगा, अब जब सालों तक वो वहीं रह रहे हैं तो उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो धीमे धीमे वो लोग शिक्षित होने लगे वहीं रह के। जब वो शिक्षित होने लगे तो वो लोग जॉब भी करने लगे। अब हालात ये हैं कि यूरोप में, अमेरिका में अब क्या हो रहा है कि काले लोग, ये अफ्रीकी लोगों से, जो वहाँ के लोग हैं, मूल निवासी हैं अमेरिका के और यूरोप के, वो लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ भी क्यों रहते हैं, ये लोग यहाँ के नहीं है। अरे यहाँ के नहीं है तो यहाँ पे लेके कौन आया, खुद तो नहीं गए वो लोग, है ना, आप ही लोग उनको दास बना के लेके आए, आपके पूर्वजों की सेवा की है, आज वो अपने अधिकार, आज वो आपके बराबरी में आके काम कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये डार्क पीपल जो है, ये किसने नाम दिया, तो ये गोरे लोगों को नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घाटी तल की रेत पहाड़ियों के आधार में खनिज जमा को क्या कहा जाता है। ठीक है, लोड जमा, प्लेसर जमा, वेन जमा या फिर स्तरित जमा। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा डुअल पर्सनालिटी के लोग होते हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं ये लोग। चलिए बताइए यहाँ पर, घाटी तल की रेत और पहाड़ियों के आधार में, आधार मतलब जहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है, उनके बेस में जो रेत होगी वहाँ पे खनिज तत्व जमा होंगे। उन खनिज तत्वों में कौन कौन से खनिज होंगे और साथ ही के साथ आपको बताना है कि इसको क्या कहा जाता है। बहुत ही कॉमन सेंस है ये क्वेश्चन, भले ही आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर अभी मैं बताऊंगी तो आपको कहेगा, आप लोग कहेंगे हाँ ये तो हमें पता था, राइट। नहीं बच्चे, इसको कहते हैं प्लेसर। अगर मैं इसको दूसरा नाम दे दूं ना तो आप आंसर इजीली लगा दोगे। इसको कहा जाता है जलोढ़ रेत। इसे क्या कहा जाता है, जलोढ़ रेत कहा जाता है। अब आपको समझ में आया। जलोढ़ रेत क्या होती है, जब पहाड़ों से जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं और नदियों के माध्यम से जो है पूरे में बिखरती जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो जो खनिज तत्व होते हैं, जो भारी खनिज होते हैं, वो एक जगह आकर केंद्रित हो जाते हैं, है ना। जो भारी खनिज होते हैं वो एक जगह केंद्रित हो जाते हैं, उसी को प्लेसर जमा कहते हैं या फिर जलोढ़ रेत कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, तो सबसे पहले क्या होगी, अपक्षय की प्रक्रिया होगी। अपक्षय क्या होता है, चट्टानों का टूटना। चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, चट्टानों का टूटना कहलाता है अपक्षय। दो टर्म आपने सुने होंगे, अपक्षय और अपर्दन। अपर्दन नदियों के द्वारा होता है, अपक्षय चट्टानों से होता है। तो जब मिट्टी टूटकर नीचे गिरेगी, फिर इसके बाद ये बहाव में जाएगी, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, तो जितने भी भारी खनिज हैं, भारी खनिज तत्व हैं, खनिज क्या होंगे, केंद्रित हो जाएंगे, एक जगह ही इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका सोना, चांदी, मैग्नेटाइड ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब क्लियर है यहाँ पर। चट्टानों का टूटना। क्लास को शेयर कर देंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वही है, बस उसकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट कर दी गई है, थोड़ी सी टफ कर दी गई है ना। तो इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको बताइए, है ना। ठीक, तो यहाँ पे प्लेसर जमा हो जाते हैं। अगला है ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बताओ, ग्रीनलैंड किसका भाग है, उत्तरी अमेरिका का है, एशिया का है, यूरोप का है या फिर अंटार्कटिका का है।
बताइए बताइए, क्लास को शेयर कर देंगे और बताएंगे कि यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड किसका भाग है? ग्रीनलैंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा आपको साउथ अमेरिका, यहाँ पे मिलेगा यूरोप और यहाँ पे मिलेगा आपका अफ्रीका महाद्वीप, और इसी के बीच में यहाँ पर आपको दिखेगा ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। ये कौन सा है? ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आप देखोगे, अगर फिजिकली आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे, भौगोलिक रूप से ये किसका भाग है? भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, ठीक है। भौगोलिक रूप से ये किसका? भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका का भाग है, ठीक है, अमेरिका का भाग है। लेकिन सवाल ये है कि इस पे अधिकार किसका है? क्या नॉर्दर्न अमेरिका का है या कनाडा का है, अमेरिका है, यूरोप है? किसका अधिकार है? तो आप देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप में यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क जिसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ने इसे 2009 में इस पर अधिकार कर लिया, और उसके बाद डेनमार्क जो है ये किसका क्षेत्र है? ये किसके अंतर्गत आएगा? अगर राजनीतिक दृष्टि से आप देखोगे तो ये किसका क्षेत्र है? ये आपके डेनमार्क का है, ठीक है, डेनमार्क का है। फिजिकली जो है ये किसका है? तो नॉर्दर्न अमेरिका का है। पॉलिटिकली आप देखोगे तो ये किसका है? डेनमार्क का भाग है, ठीक है, डेनमार्क का भाग है। क्लियर है? यहां पर डेनमार्क का भाग है, ठीक है, डेनमार्क का। चलिए बात करें ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? ये है नूक। नूक जो है ये ग्रीनलैंड की राजधानी है। याद रखिएगा, खनिज संसाधनों की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो अभी तक कोई भी शोध कार्य इस तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड में जो है बहुत सारे प्राकृतिक और दुर्लभ संसाधन जो हैं यहाँ पे छिपे हुए हैं। डेनमार्क ने बहुत बड़ा हाथ मारा है ना, टेक्निकली डेनमार्क ने बहुत बड़ा हाथ मारा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। कोपेनहेगन की बात करें तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन जो है ये राजधानी है डेनमार्क की। और वहीं पर इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? डेनिश क्रोन। क्रोन क्या है? डेनमार्क की मुद्रा है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि डैश है? 16 दिन तक, 30 दिन तक, 45 दिन या फिर 21 दिन? बताइए। आज बाकी सब कहाँ है? भारत नहीं है, अनामिका, ये सब लोग कहाँ हैं? चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? शुरुआत कब हुई है, ठीक है। यहाँ पर कितने अंतराल में होता है? कितने साल के अंतराल पर होता है? कहाँ शुरू किया गया इसे, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे कितने प्रकार के जो है ओलंपिक गेमों का आयोजन किया जाता है? फटाफट से आंसर करो, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। बताइए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अवधि, अधिकतम अवधि कितनी होती है? 16 डेज, यानी कि एक ओलंपिक को जो है 16 दिनों तक आयोजित किया जा सकता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1896 में, 1896 में जो है ओलंपिक गेमों को 21 नहीं होगा बच्चे, 16 होगा, 16 दिन, 16 डेज, ठीक है। यहाँ पर इसको कहाँ पे? तो यूनान या फिर हम कहें ग्रीस, ठीक है, ग्रीस से इन खेलों की शुरुआत हुई। कितने साल के अंतराल पे होता है? तो 4 साल के अंतराल पे होता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन और दूसरे होते हैं शीतकालीन। आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुए थे,
33वें पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया गया। कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, है ना। 33वें नंबर के पेरिस ग्रीष्मकालीन जो इवेंट है ये कहाँ पे आयोजित किए गए इस साल 2024 के? अब 2028 में आयोजित किए जाएंगे। तो ये 4 साल के अंतराल पे होते हैं। एक सवाल और भी पूछा जाता है कि ओलंपिक गेम्स जब से शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक कितनी बार ऐसा समय आया जब इनका आयोजन नहीं किया? तो यहाँ पर 3 ऐसे ईयर्स रहे हैं, 3 ऐसे साल रहे हैं जब ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया। ठीक है, 3 साल ओलंपिक आयोजित नहीं किए गए, आयोजित नहीं हुए। ये मैंने आपको पढ़ाया है, फटाफट से आंसर करिए। बताइए कौन सा वो समय था जब ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया? जब ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है, फटाफट से आंसर करेंगे। बताइए ऐसा कौन सा समय था जब ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया? बताओ भाई बच्चों, बताइए कौन सा वो समय था? वर्ल्ड वॉर का समय था, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब 1914 से लेकर 18 के बीच में हुई, तो यहाँ पे 1916 में पड़ा था ओलंपिक, इसका आयोजन नहीं हुआ। उसके बाद 1940 में और 1944 में। ठीक है, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ था, 1945 तक चला, तो यहाँ पे इस ड्यूरेशन में तो ओलंपिक कराना मुश्किल ही था। और इसके पहले जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो 1916 में भी इसको आयोजित नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, ये पूछा गया सवाल है SSC MTS में और भी कई सारी परीक्षाओं में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में गड्ढे आमतौर पे किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? पेरियार नदी में, चंबल में, कावेरी नदी में या फिर बैगी नदी में? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गड्ढे, खंडहर, ठीक है, या फिर कहें अवनलिकाएं, खड्डे या फिर कहें अवनलिकाएं, अवनलिकाएं। ठीक है, खंडहर या फिर अवनलिकाएं, या फिर इसे बीहड़ भी कहा जाता है, बीहड़। ठीक है, तो बीहड़ क्षेत्र जो है इसके नाम से किसे जाना जाता है? इसके नाम से जाना जाता है आपके खंडहर बीहड़ जो है ये कहा जाता है चंबल नदी को। ठीक है, कौन है? चंबल नदी। कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम होता है विंध्यन पर्वत से, विंध्यन पर्वत से, और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल जो है ये किसकी सहायक नदी है? चंबल यमुना की सहायक नदी है। और ये कैसी है? बारहमासी नदी है। ये कैसी है? बारहमासी नदी है, पूरे साल बहती रहती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तो यहाँ पे शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी, और साथ ही के साथ काली सिंध, काली सिंध। ठीक है, काली सिंध किसकी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बहती है। ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। आप देखेंगे चंबल नदी के किनारे ही कोटा शहर बसा हुआ है। कोटा शहर किसके किनारे है? चंबल नदी के किनारे। और वहीं पर शिप्रा नदी की बात हो रही है, तो शिप्रा नदी के किनारे क्या बसा है? उज्जैन शहर। उज्जैन शहर किसके किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। ओके महेश, कोई बात नहीं, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ भी बचता क्या है और क्या पूछ सकते हैं चंबल से? चंबल से ये पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं इस नदी पर। तो 4 बांध यहाँ पर याद रखिएगा। एक तो है यहाँ पर गांधी सागर, गांधी सागर बांध। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर जवाहर सागर बांध, और तीसरा है यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध, और चौथा है यहाँ पर कोटा बैराज। ठीक है, तो ये 4 बांध बने हुए हैं किस पर? चंबल नदी पर।
ठीक है, किस पे बने हुए हैं? चंबल नदी पे। पूछा जाता है कि इनमें कौन सा कहाँ पे, तो जवाहर, राणा, कोटा, ये तीनों ही राजस्थान पे है। गांधी सागर जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। आप देखेंगे कि जो चंबल है, चंबल का जो क्षेत्र है डाकुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। एक समय पे बहुत सारे डाकू जो हैं यहाँ पे पाए जाते थे, लेकिन अब नहीं है, पहले हुआ करता था यहाँ पर। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही दरदरी सी मिट्टी है। तो होता क्या है कि जब यहाँ से नदी का अपवाह होता है तो वो क्या करती है, वो इस मिट्टी को काट देती है। बहुत ही हल्की मिट्टी होती है, तो यहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े इस तरीके के टीले मिलते हैं और इन्हीं टीलों के, इन्हीं बीहड़ के बीच में छिपकर जो है डाकू रहा करते थे, है ना। यहाँ से कोई भी आता जाता व्यक्ति होता था उसको लूट पाट लेते थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इसी को बीहड़, खड्डे या अवनलिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी, बॉर्डर से बहती है। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंबल नदी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? ओके महेश, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र या स्थान कौन सा है? द्रास है, थेक्कडी है, अन्नामुड़ी है या फिर मौसिन राम है? बताइए। ओके महेश, चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? भारत में होती है। ठीक है, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भाई भारत में होती है। ठीक है, और भारत के किस राज्य में होती है? मेघालय में। ठीक है, कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय में आपकी 3 पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी हैं? गारो, खासी और जयंतिया। कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया। इसमें जो बीच वाली पहाड़ी है, खासी पहाड़ी, इसी पर स्थित है आपका मौसिन राम। ठीक है, मौसिन राम या फिर आप कह सकते हो चेरापूंजी क्षेत्र। ठीक है, चेरापूंजी क्षेत्र, जहां पर आप देखोगे कि अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो कितनी होगी? क्या अंदाजा लगाएंगे? दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो कितनी औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पर होती होगी? महाराष्ट्र में नहीं है बच्चे, मेघालय में है। ठीक है, कहाँ पे है? मेघालय में। तो ये जो औसत वार्षिक वर्षा होती है ये लगभग आपकी 11,000 mm होती है। कितनी होती है? पूरे साल में 11,000 mm के बीच में वर्षा जो है लगभग इतनी देखी जाती है। और ये कहाँ है? तो ये है आपके मेघालय में। मेघालय में भी अगर पूछा जाएगा किस पहाड़ी पर स्थित है तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि मेघालय की कैपिटल शिलोंग, इन तीनों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? ये जो तीनों पहाड़ियां हैं यहाँ पे रहने वाली जनजातियों के नाम पर ही रखी गई है। चलिए कोई बात नहीं, तो के बच्चे चलो गलती से हो गई मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मौसिन राम हो जाएगा। द्रास जो है ये कहाँ पर है? ये है लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली लद्दाख में नए जिलों को गठित किया गया है, नए जिले बनाए गए हैं। ठीक है, जहाँ पे चांगथांग है, द्रास है, नुब्रा है, जास्कर है, जिसमें आपका द्रास भी शामिल है। लेह कारगिल तो पहले से ही लद्दाख के 2 जिले थे, इसके बाद नए जिलों के रूप में द्रास को भी जो है गठित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की है? ठीक है, केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की है। तो वीरप्पा मोइली, MM पुंची, PV राजमन्नार या फिर RS सरकारिया? बताओ भाई, केंद्र राज्य संबंधों के लिए कौन सा आयोग जो है जिम्मेदार है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? वैसे ये मॉक टेस्ट है, आंसर आपको करना चाहिए पहले, है ना। पर यहाँ पे क्योंकि हमारा कमेंट आप लोगों के लेट आते हैं, इस वजह से मुझे बताना पड़ता है। लेकिन चलिए शुरू करिए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताना है क्योंकि हमें बहुत सारे सवालों को कंप्लीट करना है यहाँ। बताइए। तो यहाँ पे सरकारिया, ठीक है, केंद्र राज्य के लिए सरकारिया जो है इसको। आप मुझे बताओगे केंद्र और राज्य संबंधों के लिए भारतीय संविधान में कौन सा भाग है, किस भाग में? कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चे, बिल्कुल हो जाएगा, निश्चिंत रहो, बस विश्वास रखो और जो मेहनत की है आपने वो बिल्कुल सफल होगी, बिल्कुल सफल होगी। गॉड ब्लेस यू। चलिए अगला है रिले। रिले शब्द कैसे संबंधित है? फेंकना से, दौड़ना से, तलवारबाजी से, भारोत्तोलन से। बताइए रिले शब्द का संबंध किससे है? अच्छे से तैयारी करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ यहाँ पे रिले शब्द का संबंध किस खेल से है? रिले शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? रिले शब्द होता क्या है? ये संबंध है दौड़ से, यानी कि रेस से। जो रेसिंग होती है, जब आपने देखा होगा कि रेसिंग होती है तो जो रेसर होता है वो दौड़ रहा होता है और आने वाला जो रेसर होता है जो उसके आगे वेट कर रहा होता है उसको बटन देता है, फिर वहां से अगला रेसर जो है वो दौड़ शुरू करता है। एक रेसर दौड़ रहा है, एक लिमिटेड उसकी दूरी तय की गई है, यहाँ तक दौड़ेगा, उसके बाद वहां पहुंचने के बाद वो बटन दूसरे रेसर को देता है, उसके बाद वो दौड़ना शुरू करता है। तो इसी टर्म को रिले शब्द कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रिले शब्द कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेट करूंगी, हमें इंतजार रहेगा आपका। चलिए अगला है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? बताइए भारतीय संविधान में कुल कितनी? 21, 24, 26 या फिर आपकी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, भाषाओं की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 17, ठीक है, भाग 17 में आप देखेंगे तो यहाँ पर भाग 17 में राजभाषा का जिक्र किया गया है, यानी कि आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, कौन सी हैं? ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके बाद आप देखोगे इसमें किस आर्टिकल से लेकर कहां से कहां तक किया गया है इसका वर्णन, तो ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इसमें राजभाषा का जिक्र किया है। इसके अलावा आप देखेंगे 8वीं अनुसूची, जब इस सूची को संविधान तैयार करके जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस समय इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाएं थी। उसके बाद इसमें और भी भाषाएं जोड़ी गई और वर्तमान में यहाँ पर कितनी है? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। तो 14 थी। इसके बाद पहला संविधान संशोधन किया गया 1971 में, 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा था? आपका 21वां संविधान संशोधन। और इसके तहत पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई? ये जोड़ी गई सिंधी। ठीक है, कौन सी भाषा जोड़ी गई? यहाँ पर सिंधी भाषा को सबसे पहले संविधान संशोधन के तहत 1971 में शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे उसके बाद दूसरा संविधान संशोधन किया जाता है 1992 में। दूसरा संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। और ये कौन सा होता है? 71वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। एक तो होती है कोंकणी, दूसरी होती है मणिपुरी और तीसरी भाषा है इसमें नेपाली। ठीक है, इन 3 भाषाओं को दूसरे संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अनामिका, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि 2003 में तीसरा संविधान संशोधन किया गया, जिसको बोलते हैं 52वां संविधान संशोधन, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। BDMS यानी कि बोडो, डोंगरी,
बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है लैंग्वेजेस से याद रखना, क्योंकि अभी ये टॉपिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है, ये आपको मैंने मॉर्निंग की भी क्लास में कराया था कि अभी ये जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में अभी आपकी 5 नई ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जोड़ा गया है। क्या क्लासिकल लैंग्वेजेस शामिल की हैं। पहले कितनी थी, पहले आपकी 6 थी, जिसमें 2004 में सबसे पहले आपकी तमिल भाषा को शामिल किया गया। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और आपकी संस्कृत भाषा थी। ठीक है, ये 6 भाषाएं पहले से ही आपकी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त करके 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। लेकिन अभी 5 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। 5 नई भाषाएं कौन सी हैं, तो इसमें आपकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं बताइए। पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली और लास्ट कौन सी है, असमिया भाषा। ठीक है, इसके अलावा अभी एक और भाषा को, असम की ही भाषा है हो। ठीक है, हो जो है असम की लैंग्वेज है, इसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए जो है लगातार असम सरकार जो है प्रयास कर रही है। हाँ जी महेश जी, बिल्कुल। अनामिका भारत, ओके अनामिका। तो ये सारी की सारी भाषाएं जो है लैंग्वेजेस से याद रखना। अभी हमारी पास कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो आपकी 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल उत्सव जो है इसको मनाता है। मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर सिक्किम। बताइए कौन सा राज्य जो है हॉर्नबिल उत्सव को हर साल आयोजित करता है। पहले आप बताइए कि इस देरी की वजह क्या है, इतनी देरी से आप लोग क्या क्लास में क्यों आ रहे हैं, जबकि मैंने बोला था कि क्लास का टाइमिंग जो है ये कितने बजे से होगा, 5 बजे से। बहुत अच्छे भारत, अनामिका, महेश, फटाफट से आंसर करिए। बताइए यहाँ पर हॉर्नबिल उत्सव कब मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव हर साल 1 दिसंबर को शुरू होता है और 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। कहाँ पे, नागालैंड में। ठीक है, कहाँ पे, नागालैंड में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान अनुच्छेद डैश में शामिल है। ठीक है, वित्त आयोग की बात की गई है, आपको बताना है किस में, आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 101 या आर्टिकल 279। चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। बताइए महेश, भारत, फटाफट से बताओ। अर्ध न्यायिक निकाय, वित्त आयोग का अर्ध न्यायिक सेमी जुडिशियल बॉडी के बारे में किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद के द्वारा संसद प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को, किसी भी राज्य के एक क्षेत्र को अलग करके नए राज्य को गठित किया जा सकता है, उसकी सीमा का परिवर्तन किया जा सकता है या उसके नाम में, उसके क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो संसद द्वारा किसी राज्य क्षेत्र के सीमा, नाम परिवर्तन, ठीक है, या फिर क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपको याद होगा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को नए राज्य के रूप में 28वां राज्य गठित किया गया था। तेलंगाना को 2 जून 2014 को एक नए राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग होकर इसको गठित किया गया। और इसी के बारे में ये जो
परिवर्तन हुआ है, ये किस संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये आर्टिकल 3 के तहत किया गया है। यहाँ पे जो पूछा गया है कि वित्त आयोग को अर्धन्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किसमें किया गया है? ये किया गया है आपके आर्टिकल 280 में। ठीक है, वित्त आयोग के, और अभी 16वां वित्त आयोग जो है उसको गठित किया गया है। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अरविंद पनगड़िया जी बनाए गए हैं 16वें वित्त आयोग के। तो वित्त आयोग को अर्धन्यायिक निकाय के रूप में गठित किया जाएगा, ये प्रावधान 280 में है। ये जब मैंने आपको वित्त आयोग के बारे में जब हमने पढ़ा था कि अरविंद पनगड़िया को नए अध्यक्ष के रूप में गठित किया गया है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था। याद आ रहा है? कोई बात नहीं, भूल सकते हो, ऑब्वियस है, इतने सारे आर्टिकल है, कैसे याद रहेगा, है ना? तो फिर याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी नियुक्ति हुई है। इसके बाद 101 में क्या कहा गया है? 101 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। मतलब अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा का नहीं होगा, जो लोकसभा का सदस्य है वो राज्यसभा का भी सदस्य, एक साथ दोनों का सदस्य नहीं है कि वो लोकसभा का भी सदस्य है और राज्यसभा की है, दोनों का नहीं होता है। यही बात यहाँ पर आर्टिकल 101 में कही गई है, किसी एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर दिया है आर्टिकल 279। इसको लेकर अभी मैंने कल ही आपको बताया है, याद करो। 279 क्या है ये? ओके महेश, मराठी मुझे नहीं आती बात, लेकिन इंग्लिश में कोशिश कर सकती हूँ, है ना? मराठी तो नहीं आती, हम कभी गए भी नहीं हैं, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। वैसे बहुत अच्छी और प्यारी भाषा है। आर्टिकल 279 की अगर हम बात करें तो इसमें किसके बारे में बात कहा गया है? कैग के बारे में। अभी मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर संजय मूर्ति। याद आया? संजय मूर्ति। और इनका काम क्या है? ये केंद्र और राज्य के बीच जो वित्त प्रणाली है, जो शुद्ध आय होती है, उसको निर्धारित करना। नहीं बच्चे, जीएसटी नहीं होता है। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय समावेशन, यानी कि इनका काम क्या होता है कि अनलिमिटेड तरीके से अवैध रूप से कोई भी पैसा जो है इधर उधर नहीं हो रहा है। इसकी पूरी रिपोर्ट कौन बनाते हैं? कैग बनाता है कि संसद जो है वो ठीक ठाक तरीके से सही जगह पैसा खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, राज्य सही तरीके से उसको पैसा मिल रहा है उसका सही उपयोग कर रही है कि नहीं कर रही है। तो शुद्ध आय जो है इसके बारे में विवरण किया गया है 279, और इसको देखता कौन है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कोई बात नहीं प्रिंस, वो भी जरूरी है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। आप एक साथ दो जिम्मेदारियां निभा रहे हो, है ना? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए आगे बढ़े। सारे के सारे आर्टिकल मैंने आपको इलैबोरेट कर दिए हैं। अगला सवाल देखते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव या फिर वित्त मंत्री? नीति आयोग को योजना आयोग को रिप्लेस करके लाया गया, है ना? योजना आयोग को रिप्लेस करके लाया। योजना आयोग को गठित किया गया 1951 में। यहीं से शुरू हो गए थे आपके 5 ईयर प्लान्स, जो कि 2017 तक चले हैं। लेकिन इसी बीच में आप देखेंगे कि नीति आयोग का गठन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 में, और पूरे देश में नीति आयोग को लागू किया गया। नीति क्या है? नीति है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग
की बात करें तो ये नीति क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको 1 जनवरी 2015 को पूरे देश में लागू किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आप लोगों ने आंसर कर दिया है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और आज के समय में प्रधानमंत्री देश के कौन है, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं पर इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और यहाँ के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो वो आर सुब्बाराय कह रही हूँ, आर सुब्रमण्यम। कौन है, आर सुब्रमण्यम। ये सारी चीजें याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपके प्रधानमंत्री आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है। हाँ, कैग के बारे में, वैसे उनकी नियुक्ति के बारे में 148 में कहा गया है। 148 में कैग की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है, लेकिन उनके द्वारा केंद्र और राज्य के बीच जो शुद्ध आय है उसका विवरण किया गया है 279 में। ठीक है, ये याद रखना। वैसे अगर आप देखोगे तो कैग का कार्यकाल कितना होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सब कुछ आपको 148 से लेकर 151 तक, 148 से लेकर 151 तक के आर्टिकल्स में मिल जाएगा, जो कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है, लेकिन उनके द्वारा जो केंद्र और राज्य के बीच शुद्ध आय का बंटवारा जो देखता है, लेखा जोखा देखता है, वो 279 है। तो ये मिस ना हो जाए, हालांकि मैंने बताया था आप लोगों को क्लास में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक है कामसूत्र किसने लिखी है, कालिदास, वसुमित्र, महाकश्यप या फिर वात्सायन। बताओ भाई, कामसूत्र, ये वैसे ये चारों नाम जो है चर्चित है, इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। बताइए, सेशन को सभी शेयर कर दीजिए, है ना। आप क्या जानना चाहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में? अच्छा, एक काम करेंगे, एक डिटेल वीडियो जो है अलग से चैनल पे बना के कल मैं अपलोड करा दूंगी, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जितनी भी अपडेट है वो सब आपको वहां मिल जाएगी, है ना। हाँ जी, बिल्कुल, शॉर्ट वीडियो बना के मैं सारी की सारी चीजें यहाँ पर। ठीक है, तो कामसूत्र जो है ये किसकी है, वात्सायन की है। कालिदास की पुस्तक कौन सी है, मेघदूत। मेघदूत कालिदास की कौन सी है, मेघदूत। और इसके अलावा कालिदास की कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है, कालिदास की। वसुमित्र और महाकश्यप का नाम याद आ रहा है आपको, ये तीसरी और चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी, याद होगा। वसुमित्र जो है, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ठीक है, बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था किसके समय, अशोक के समय। ठीक है, अशोक के समय कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। वहां पर आपको याद होगा कि वहां पर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वसुमित्र थे। और नहीं, चौथी बौद्ध संगति किसके, अशोक के समय नहीं हुई थी, किसके, कनिष्क के समय हुई थी। यहाँ पे सही कर लो, ये किसके समय हुई थी, कनिष्क के समय। ठीक है, आखिरी बौद्ध संगति थी कब हुई, बौद्ध के कनिष्क के समय, और उस समय वसुमित्र जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसी तरीके से महाकश्यप आप देखोगे तो ये तीसरी बौद्ध संगति, थर्ड बौद्ध संगति जो हुई थी, जो कि किसके समय हुई थी, अशोक के समय। ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी कुंडलग्राम में, और ये कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे। ओके, चलिए, यहाँ पे वात्सायन हो जाएगा। अगला है, एक्सरे की खोज किसने की है, ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। बताओ, जोहान विल्हेम ने
जोहान विल्हेम रिटर ने, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने, या एंटोनी हेरी बेक्रेल ने, या फिर आइजैक न्यूटन ने? बताओ भाई, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई है? एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई है? एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई है? हाँ, कनिष्क के समय हो गया। कनिष्क के समय आखिरी बौद्ध संगति यानी कि चौथी बौद्ध संगति हुई थी, तीसरी हुई थी अशोक के समय। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? अभी कंफ्यूजन क्लियर कर लो। चलिए, एक्सरे की बात करें तो ये विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन जो है, इन्होंने 1895 में एक्सरे की खोज की थी। इसी की याद में हम 8 नवंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेट करते हैं। मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया था, याद आ रहा है? सारा कुछ डिटेल में वहां पे वीडियो में बता दूंगी, परेशान मत हो महेश, ठीक है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड सारी चीजें जो है अपडेट कर दूंगी। चलिए, तो यहाँ पे कॉनराड रॉन्टगन का नाम याद रखिएगा। इनके द्वारा एक्सरे की खोज की गई कब? 1895 में। और इसी की उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? इन्हीं की जयंती को हम 8 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, जिसे रेडियोग्राफी डे बोलते हैं। अगला है कार्बन के द्वारा दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता है। इलेक्ट्रॉनीकरण, आयनीकरण, इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर श्रृंखलाबद्धता। श्रृंखलाबद्धता, बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बताइए यहाँ पर आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? रेडियो डे नहीं मनाते हैं, रेडियो डे मनाते हैं 13 फरवरी को। रेडियो डे मनाते हैं 13 फरवरी को। ये रेडियोग्राफी डे है, ठीक है? रेडियो मतलब जो प्रसारण करता है, रेडियो, जिसमें रेडियो पे समाचार सुनते थे आप, जो कि सिर्फ ध्वनि पर आधारित है ना, जिसमें हम वीडियो नहीं देख सकते, वो सिर्फ ऑडियो होता है, उसे रेडियो कहते हैं। लेकिन रेडियोग्राफी जो है ये एक्सरे से संबंधित है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? श्रृंखलाबद्धता। कार्बन के द्वारा दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की जो विशेषता है, इसे श्रृंखलाबद्धता कहते हैं, ठीक है? श्रृंखलाबद्धता कहते हैं। अगला है पहली अंतरराज्यीय परिषद कब गठित की गई थी? बताइए, 1993 में, 1990 में, 1991 में, या 1997 में? फटाफट से बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पहली अंतरराज्यीय परिषद, पहली अंतरराज्यीय परिषद। आपको बता दूं, अंतरराज्यीय परिषद जो होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है? तो ये इंटर स्टेट की बात की है। केंद्र और राज्य के बीच जो है संबंध को, उनके हितों को संरक्षित किया जाता है। और ये किसके तहत किया गया? 1990 में, 1990 में, 1990 में सहकारिता आयोग के सहकारिता आयोग के सहयोग से, ठीक है? सहकारिता आयोग। अगला है लेपाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लेपाक्षी मंदिर इनमें से किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या फिर तमिलनाडु? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या फिर तमिलनाडु? फटाफट से आंसर करेंगे। लेपाक्षी मंदिर, लेपाक्षी मंदिर कहाँ है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या फिर तमिलनाडु? हाँ, 1990 इंटर स्टेट। चलिए, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश, ठीक है? लेपाक्षी मंदिर कहाँ है? आपके आंध्र प्रदेश में। और उसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है? आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। चलो, इसी के साथ लेते हैं अलविदा और मिलती हूँ आप सभी से। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच, ठीक है? बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।